कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? आपको मेरी आवाज आ रही है ना बराबर से? ओके, चलिए। तो हमने आपको डीपीपीज भेजी है अलग अलग। डीपीपी नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया था। डीपीपी 1 और 2 हमने डिस्कस किया था। डीपीपी 3 वाला मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड डीपीपी जो है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी अलग अलग डीपीपीज में मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी भेजे हैं, क्वेरीज भी भेजी हुई है। कई लोगों ने मुझे सॉल्व करके भी क्वेश्चंस भेजे हैं। वेरी गुड, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है इस बार। डीपीपी 1 में किसी ने नहीं किया था, मगर डीपीपी 3 में तो काफी लोगों ने भेजा है। अच्छा, डीपीपी नंबर 2 में जो 10th क्वेश्चन था, डीपीपी नंबर 2 में एक 10th क्वेश्चन है, वो मैं पहले आपको बताता हूं। उसकी क्वेरीज आई है, 2-3 लोगों ने मुझे उसकी क्वेरीज भेजी है। मुझे पूछा था कि सर ये कैसे हो रहा है या फिर कैसे होगा। तो ये सिंपल है, मैं बता देता हूं यहां पे कैसे करेंगे। ये डीपीपी 2 का 10th क्वेश्चन, उसमें भी फर्स्ट वाला पार्ट, 2-3 पार्ट है उसमें से फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको डेटा क्या दिया गया देखते हैं हम। डेटा दिया गया है कि प्रेशर ऑफ अ gaseous रिएक्शन reactants change 3 times in rate of the reaction changes 5.2 times। तो आपको पता है ना, हमने ये एक रिलेशन आपको बताया था, हमने शॉर्टकट आपको बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन is equal to change in rate is equal to change in concentration का पावर n, अदरवाइज पावर ऑर्डर। ये n जो है वो क्या है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि हमने बताया है आपको कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस 10th क्वेश्चन में ये है डीपीपी नंबर 2 का 10th क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि 5.2 टाइम्स जो है वो रेट बढ़ जाता है अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया। तो 5.2 इज इक्वल टू 3 पावर n। मुझे यहां पे n का वैल्यू फाइंड करना है। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लो, टू द बेस 10। लॉग लिखूंगा तो टू द बेस 10 ही होगा ये, इज इक्वल टू n लॉग टू द बेस 10 3। अब इसका लॉग ले लो, इसका लॉग ले लो, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, n को अगर सब्जेक्ट बनाया तो log ऑफ 5.2 डिवाइड बाय log ऑफ 3। इसका log ले लो, 5.2 का log ले लो और 3 का log ले लो। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि अलग अलग log आपको याद रख लेना है, logs की वैल्यू आपको याद रख लेनी है। 4 तो मेन है, log 2 की वैल्यू 0.3010, यानी 0.3 याद रखो ना, 0.3। log 3 की वैल्यू जो है वो 0.48।
क्योंकि ये 4771 होता है, 4771 एग्जिट वैल्यू 4771। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू आपको काम आएगी 0.6990 मतलब 7, एंड लॉग 7 की वैल्यू होगी 0.85। ठीक है, ये 4 वैल्यूज आपको याद रख लेनी है। मैंने ये चीज आपको बराबर से समझाई थी कि इस चीज को आप क्या कर लो, मेमोराइज कर लो। आपके दिमाग में ये चीज मेमोराइज हो जानी चाहिए। 4 लोग तो बहुत ही काम के हैं, आते ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो log 5 के वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा 0.48, यानी ऑलमोस्ट ये क्या है इससे 1.5 जितना है, तो n का वैल्यू 1.5 आ जाएगा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे लॉग बुक देख के, लॉग बुक से अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे तो भी डिवीजन करोगे तो वैल्यू 1.5 आएगा। मतलब ये जो है ये क्या है, 3 का 1.5 टाइम्स है। 3 का यहां पे 1.5 पावर लगा दोगे तो वो 5.2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ओके, तो एक तो ये क्वेरी थी। अच्छा, अभी भी डीपीपी 2 में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। मेरे ख्याल से 9 तक तो हमने कर लिया था, 10th वाला मैंने आपके लिए छोड़ा था। 9 तक तो मैंने बता दिया था आपको, है ना। चलिए अब देखते हैं डीपीपी नंबर 3, थर्ड डीपीपी। 10 क्वेश्चंस थे आपके पास और हर एक के लिए आपको बताना था कि क्या रेट है, क्या है इसका ऑर्डर, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट वाला फटाफट से, इसमें मेनली 2 क्वेश्चन जो है वही मुझे बताने हैं और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको थोड़ा करने में दिक्कत हुई होगी तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर है 3। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द इंटरमीडिएट। पहले मैं बता देता हूं 2 क्वेश्चन जो भी आपके डाउट हो सकते हैं वो, और बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप। फाइंड द फाइंड द इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म। O3 gas reversibly gives O2 plus O and O3 plus O gives 2O2। देखो अल्टीमेटली कहानी क्या है, ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है। खैर मैकेनिज्म वाला पार्ट वापस से बताऊंगा मैं, मगर अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि ये O3 है, यानी अल्टीमेटली रिएक्शन क्या है, ये आपका है डीपीपी 3 का 3। डीपीपी 3 का 3 है ये। O3 जो है वो इवेंचुअली 3O2 में कन्वर्ट होने जा रहा है, यानी O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, मगर उसके लिए स्टेप्स आपको दी हुई है कि O3 जो है वो रिवर्सिबली क्या देता है आपको, O2 देता है प्लस O देगा। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन। ओके, एंड दिस O3 get reacted with this O to get 2O2. So ultimately what happened? 2 moles of O3 get reacted or decomposed to 3 moles of O2. हमारे ओरिजिनल रिएक्शन में, इस ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं पे भी इस ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ओरिजिनल रिएक्शन। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म, और यू कैन से these are the steps for the formation of O2 from O3। तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन जो है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर नेवर इन्वॉल्व्ड इन द ROR और रेट इक्वेशन। ये याद रख लो, इंटरमीडिएट्स कभी भी रेट इक्वेशन का पार्ट नहीं होते। हाँ, एक टाइम पे प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक टाइम पे कैटलिस्ट यहां पे जो होता है वो कैटलिस्ट भी हो सकता है। याद है ना, मैंने आपको वो 5 7 6 एग्जांपल्स मैंने लिखवाए थे, याद आया। उसमें तीसरे वाले और छठे वाले, थर्ड और सिक्स्थ वाला एक एक एग्जांपल ऐसा था जिसमें थोड़ा यूनिक था
थर्ड एग्जाम्पल में प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा था रेट इक्वेशन में, रेट इज इक्वल टू के इनटू करके लिखते हो ना, वो वाले रेट इक्वेशन में, आरएलई बोलते हैं जिसको, है ना, रेट लो इक्वेशन। तो रेट लो इक्वेशन में प्रोडक्ट इन्वॉल्व था। और जो सिक्स्थ एग्जाम्पल था कॉन्टेक्ट प्रोसेस, या फिर मैं बोल रहा था उसके लिए लेड चेम्बर प्रोसेस, राइट, उसके लिए वहां पे एनओ जो है वो इन्वॉल्व था। याद आया बच्चों? याद आया बेटा? राइट। मगर कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी रेट इक्वेशन के अंदर। रीजन बिहाइंड, इंटरमीडिएट जो है वो कभी रिएक्शन में स्टेबल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में या वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट कभी काम में नहीं आता क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है। सुनना बराबर से, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ये आपका ये रिएक्शन एक्सिस है, ये रिएक्शन एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, और ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और इट कम्स बैक टू रिएक्टेंट्स, वापस आ जाता है। तो कभी इस रेट इक्वेशन में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को काउंट नहीं करते। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है और वो रेट लो में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी इतना ही अच्छा है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपने कर लिया होगा। इसको मिटा देता हूं मैं और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन बराबर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, गिवन रिएक्शन ये है Br2 to NOBr, ठीक है। ओबे द फॉलोइंग मैकेनिज्म, उसी की तरह ओजोन वाला था उसी की तरह ये आपका इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। NOBr2, ये रिएक्शन आपका फास्ट है। एंड सेकेंड वन इज NOBr2 get dissociated into NOBr plus NO get dissociated into 2NOBr। बीच में ये एरो वाला एक आपको याद रख लेना है, बीच में यहां पे एरो है और यहां पे स्लो लिखा हुआ है, यहां पे स्लो लिखा हुआ है, एरो है और स्लो लिखा हुआ है। ये है मगर नीचे चला गया है, नीचे जो आपका इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना उसके ऊपर ये चला गया है, वहां पे आ गया है स्लो और नीचे का वो dx/dt वाला आंसर से ऊपर चला गया। ये पीडीएफ बनाया जब ये बंदे ने तब ये गड़बड़ करी है, ठीक है। तो यहां पे लिखो स्लो, एरो करके स्लो लिख दो। चलो अब काम की बात देखो, क्वेश्चन ये दिया गया है आपको या फिर ये बोला गया है कि इसका रेट लो क्या होगा, या फिर आपको पूछा गया है, वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द रिएक्शन दिस ओबे द फॉलोइंग मैकेनिज्म, फाइंड आउट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपको उसका रेट लो लिखना है, यानी उसका रेट इक्वेशन आपको लिखना है। गॉट इट? अब
जब आप रेट इक्वेशन लिखोगे तो कई लोगों का आंसर आ गया है, कई लोगों ने आंसर बना लिया है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट NO एंड BR2। अब कई लोगों ने यहां पे 2 कर दिया और उसका आंसर आ गया है और मान लिया है कि हाँ इस रिएक्शन को देखा, इसमें NO का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वो पावर में डाल दिया, हमारा आंसर आ गया ना। मगर ऐसे आंसर नहीं आया है, ये सब लोग गलती कर देते हैं। ये जो आंसर है वो आंसर तो इस रिएक्शन के बेस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये वाली रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है, सिंपल नहीं है, एलिमेंट्री नहीं है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं, एलिमेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहा है ना कि ये मैकेनिज्म को फॉलो करके ये चीज बन रही है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके ये चीज बन रही है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, प्लस करो इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? NO जो है वो 2 हो गया, यस। Br2 यस। NO Br कैंसल आउट हो जाएगा सामने सामने से। देखो 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 देखो, यहां पे तो NO Br2 जो है वो तो कैंसल आउट हो जाता है बच्चा। इन दोनों को ऐड करने पे ये बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन सिंपल नहीं है, ये रिएक्शन आपका कतई ही सिंपल नहीं है। अगर ये सिंपल नहीं है या फिर एलिमेंट्री नहीं है, सिंगल स्टेप नहीं है, तो ये दोनों डायरेक्टली हम इस तरह से रेट इक्वेशन में नहीं लिख सकते। तो आपको क्वेश्चन होगा, अरे सर तो आया कैसे? आंसर तो वहीं से आ जाता है। हाँ, ये ठीक है कि आंसर वहां से आ जाता है, मगर आया उस तरह से नहीं है। हमने बोला है कि जब भी कोई रिएक्शन जो है वो मोर देन वन स्टेप में होती होगी, तो उसमें जो उसका स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग होता है। स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग होता है। अब एक्चुअल मीनिंग आपको समझने को आ रहा है, या फिर एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं कि कैसे स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग होता है। कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, मतलब यहां से रेट फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, तब तो कई लोग इस आंसर पे ही प्रश्न उठाएंगे कि सर तो फिर ये BR2 कहां से आया? BR2 जो है वो कहां से आ गया? कटे है BR2 यहां पे, BR2 है ही नहीं। आप ऐसे ही बोल दे और सर BR2 कहां है? ये तो NO Br एक कंपाउंड है, ये तो NO है, दो ही कंपाउंड, BR2 कैसे आया? हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। मतलब वो रेट लो इक्वेशन में लिखना ऐसा नहीं है, वो रेट लो इक्वेशन में लिखना ऐसा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रिएक्शन का रेट लो डिसाइड करने के लिए। अब समझो बराबर से। चलो, हमारा आंसर ये वाला जो है वो तो सही है, ये वाला आंसर जो है वो सही है। वो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपका आंसर गलत है, मगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन को देख के डायरेक्टली आंसर बना दो, वो गलत है। ऐसा हर बार नहीं होगा, इसमें मैच हो जाता है, इसमें मैच हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैच हो जाता है। ये फिर भी, ये अगर सिंपल नहीं, सिंपल होता तो भी मैच हो जाता, सिंपल नहीं फिर भी मैच कर रहा है, ये नेचुरली मैच कर गया है। मगर ये बनाते कैसे, अदरवाइज ये कैसे निकाला है हमने? अब सुनना, अब काम की बात शुरू हो रही है। ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना, 2 साल पहले ही पूछा जा चुका है, नीट या जेई दोनों में से किसी एक जगह पे कहीं था। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सुनना हाँ बच्चा, बराबर से सुनना। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, अभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये हमने उड़ाया था, ऐसा कुछ भी। ये तो मैंने आपको ये समझाना चाहा था कि ये दोनों जो है वो उड़ के ये बन जाता है। अच्छा, अगर ये स्लो स्टेप होता और इससे डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना होता तो NO Br कहां है और BR2 तो नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ओके, ये वाला रिएक्शन जो है इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 को, रिएक्शन नंबर 1 को लिख रहा हूं मैं।
NO प्लस Br2, ये क्वेश्चन था यहां तक का, ये हमें आंसर मिल चुका है मगर इसको हम अभी भूल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो हम फाइंड कर लें। चलिए, ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये रिएक्शन फास्ट है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मुझे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल सकता है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद आया ना? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है NO एंड Br2। चलो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी इस सेकंड रिएक्शन पे आता हूं मैं, जो कि स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप है तो NOBr2 प्लस NO गिव्स 2NOBr, ये कंपाउंड बन गया पूरा इसमें से। ठीक है, 2NOBr कंपाउंड बन गया। अब ये क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग होता है, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं के NOBr2 इंटू NO। इसका रेट लो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इससे आप एग्री करते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इसका रेट लो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे, मैं और प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। अभी ये समझ लो, देखो अब इस ओरिजिनल रिएक्शन में ये हमारा नेट रिएक्शन है जिसके लिए हमें फाइंड करना है। इस नेट रिएक्शन में कहीं पे भी NOBr2 है क्या? कहीं पे भी NOBr2 है क्या? नहीं, NO है, Br2 है, NOBr है, मगर NOBr2 कहीं नहीं है। मतलब ये हमारा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहीं नहीं है। मतलब इस NOBr2 की वैल्यू हमें हटा देनी है, मतलब NOBr2 की जगह पे कुछ मुझे वैल्यू डाल देनी है। तो वहां से क्या मिलेगा मुझे? अब वो कैसे निकालूंगा मैं वैल्यू? तो लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I can get the value of NOBr2. Now what is NOBr2? From the equation number 1, NOBr2 को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो इन सारी चीजों को सामने फेंक दो, तो ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Br2। इनको सामने फेंक दिया तो NOBr2 सब्जेक्ट बन गया। अब ये वैल्यू जो है वो पुट करो इस इक्वेशन नंबर 1 में, put it, otherwise put this value, put this in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? रेट इज इक्वल टू के इंटू, इस NOBr2 की जगह पे क्या लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम NO Br2 इंटू NO। तो अब रेट क्या हो गया? ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए नया कांस्टेंट पुट कर दो के NO। अब ये NO तो 2 बार है ना यहां पे, तो NO का स्क्वायर इंटू Br2। आ गया ये, आ गया ये, आ गया ना? दोनों सेम हो गया ना? समझा कि नहीं? ये के NO स्क्वायर Br2, के NO स्क्वायर Br2 आ गया ना? तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ये कुछ इस तरह से आता है। ये समझा सबको? कोई किसी को दिक्कत है क्या इसमें? कहीं पे भी कोई टेंशन? रेट इज इक्वल टू के NO2 स्क्वायर Br2, इस तरह से बना है। वो तो हमारा फॉर्चुनेट है, ये फॉर्चुनेटली इसके बराबर हो जाता है, मगर ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हर बार नहीं होगा। ऐसे और क्वेश्चंस नई डीपीपीज में आ जाएंगे, मैकेनिज्म वाला पार्ट जब आएगा तब वापस में मैं ये बताऊंगा, मगर अभी आप ये समझ लो, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर रिवर्सिबल कहीं रिएक्शन है तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम बनाओ, दूसरे रिएक्शन के लिए रेट बनाओ, क्योंकि ये स्लो है तो स्लो वाला जो है वो हमेशा क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग होता है।
मतलब उसके इक्वेशन से रेट डिटरमाइन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको बनाने के लिए। अच्छा, अब ये इस पूरे रिएक्शन में कहीं NOBr2 है ही नहीं, तो NOBr2 को क्या बनाओ, इस इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, दैट्स ऑल। इज इट ओके? बस ये दो ही हमें आपको बताने थे जो काम के थे। और अगर किसी रिएक्शन में लिखा है फास्ट और रिवर्सिबल का एरो नहीं है, अगर रिवर्सिबल का एरो नहीं है या लिखा नहीं है कि रिवर्सिबल है, तो कभी उसको रिवर्सिबल मत मानो। अगर रिवर्सिबल होगा तो एरो भी बनाया होगा या फिर लिखा होगा यहां पे ब्रैकेट में रिवर्सिबल ऐसा करके, ठीक है ना, तभी उसको रिवर्सिबल मानना है। जैसे कि ऊपर वाला एक रिएक्शन है जिसमें NO2 प्लस F2 स्लो, नीचे लिखा हुआ है NO2 प्लस F, ये फास्ट, तो ऐसा मत मान लो कि ये फास्ट है तो रिवर्सिबल है ना। सारे रिएक्शन फास्ट रिएक्शन रिवर्सिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो वो रिवर्सिबल होगा, लिखा होगा, है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन भी स्लो हो सकते हैं। मगर आपको ये मेंशन क्या होगा, रिवर्सिबल का एरो होगा और ऊपर फास्ट लिखा होगा, बस ये दिमाग में रख लो इतना। डन। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी है क्या, क्वेरी है क्या? डीपीपी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। स्लो स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप कौन सा है? फर्स्ट वाला स्लो स्टेप है A2 gives A प्लस A, और बोला है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो स्लो स्टेप जो है उसका, स्लो स्टेप मतलब वो सिंगल स्टेप ही है, स्लो स्टेप है। ये तीनों मैकेनिज्म जो होती है ना, यानी मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स जो होते हैं ना, यानी ये 2 स्टेप हो गए या फिर 3 स्टेप जो भी हो गया, वो हमेशा सिंगल सिंगल स्टेप ही होते हैं। वो सारे एलिमेंट्री होते हैं, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, हर एक मैकेनिज्म का स्टेप जो एलिमेंट्री होता है। तो हर एक मैकेनिज्म का स्टेप एलिमेंट्री है, तो हर एक का आप स्लो स्टेप चेक कर लो। स्लो स्टेप में कितना कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, A2 का 1, तो ऑर्डर 1। अच्छा, इसका ऑर्डर पूछा होता तो क्या होता पता है, इसका ऑर्डर हो जाता, मुझे ये इंटरमीडिएट को ऑर्डर में काउंट नहीं करना है, तो मुझे उससे क्या करना पड़ता, पहले ये इक्वेशन ड्रॉ किया मैंने या फिर डिराइव किया। अब इसका ऑर्डर चेक करो, 2 प्लस 1, यानी इसका ऑर्डर है 3। रेट लो से हम लिख सकते हैं इसका ऑर्डर 3, ठीक है। जबकि यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप जो है वो कौन सा है, A2 gives A प्लस A, उसमें A2 जो है वो हमारा स्लो स्टेप है, और उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अच्छा, सेम वे देखो नाइन्थ वाले में क्या है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में स्लो स्टेप है वो कौन सा, A प्लस बी, मतलब A का कोफिशिएंट 1, B का कोफिशिएंट 1, 1 1 कितना हो गया 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल कितना हो जाएगा 2। उसका अगर आप, खैर इससे तो ऑर्डर नहीं पूछा यहाँ पे, उसे सिर्फ पूछा है आपको कि रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, आपको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K A पावर 1 B पावर 1, दैट्स ऑल, यानी ऑर्डर क्या हो गया 2 हो जाएगा। R इज इक्वल टू K A B, यहां पे ऐसा कोई डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं। डन। अभी कोई क्वेरी इसमें, DPP3 में कोई क्वेरी है बेटा, किसी कोई बच्चा कोई भी क्वेरी है? चलिए अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड एंड फोर्थ
अब तक जो चल रहा था वो सेकंड फैक्टर था। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। दूसरा कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन। नाकोटेको बोला था ना मैंने, नाकोटेका। ना मतलब नेचर, सीओ मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर एंड का मतलब कैटलिस्ट। तो चार मेन फैक्टर्स थे: नेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो अब बाकी के दो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्या इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब है टेम्परेचर और चौथा है यहां पे कैटलिस्ट। यार इसका इंक खत्म हो गया, इसको चाय पिलानी पड़ेगी, लाल चाय। ठीक है, ओके। प्रसाद क्या पूछ रहे हो? हाँ शर्ट अच्छा है ना, टी शर्ट है, ये टी शर्ट है और उपाधि एजुकेशन का है ये, देखो। ऐसी तैसी थोड़ी ना हम वो काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, ब्रांड हो गई अब तो ये। पहले से ही ब्रांड थी, अब तो हम और सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अब तो ये ऑनलाइन ब्रांड हो गई ये, है ना। उपाधि एजुकेशन पीछे भी लगवाना है, पीछे भी ऐसा स्टिकर लगाना है, मगर कोई हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो उनका हम स्टिकर लगा देंगे। यहां भी लगाना है, मैं राइटी हूं ना, तो यहां भी लगाऊंगा मैं, यहाँ जियो जियो जियो, या फिर यहाँ पे एक आ जाएगा, एक सिंबल यहाँ पे आएगा, एक पीछे लगाएंगे, है ना। तो स्पॉन्सरशिप मिलती जाएगी, ऐसे स्टिकर्स आते जाएंगे। आईपीएल का जमाना है भाई साहब, आईपीएल का जमाना है। कोई भी चीज ऐसे सस्ते में नहीं बिकती, है ना। एक बार कोई भी चीज ब्रांड हो गई तो खत्म। हाँ सही है, यस। अरे भाई साहब मेरी बात नहीं कर रहा हूं, सम्राट सर अभी ब्रांड नहीं हुए हैं, उपाधि एजुकेशन ब्रांड है। मेरा नाम लगा लूं? हाँ सही है। अगर जियो वाला लगाएंगे ना यहाँ पे, जियो वाला, तो बाद में वो ऐसे ऐसा कराएंगे, दन दना दन दन दना दन कराएंगे। वो भी करना पड़ेगा, लेक्चर के दौरान 2 बार ऐसा दन दना दन करना है आपको, तभी आपको उसका ब्रांड का पैसे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, है ना। अच्छो अच्छो को नचा रहे हैं वो। ठीक है, चलिए। हाँ एमआरएफ, यू कैन बेट ऑन इट, यू कैन बेट ऑन इट। ओके, नाउ टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर का क्या है? इट्स जनरली observed that by increasing temperature, rate increases. ये इन जनरल देखा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका रेट बढ़ जाता है, रेट इंक्रीज हो जाता है ना। ये क्लियर है? क्या बोले? टीवी 9 भारतवर्ष, हाँ टीवी 9 भारतवर्ष, ठीक है। ओके, इट जनरली ऑब्जर्व्ड दैट by increase in the temperature rate increases। और यह भी देखने को मिला है कि if temperature is increased by 2 times, by 10 degree Celsius, rate increased by 2 or 3 times।
ये देखने को मिला, ये चीज याद रखना, 2 to 3 टाइम्स आपका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री जितना बढ़ाया जाता है। किसी भी रिएक्शन को 10 डिग्री जितना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो क्या होता है, रेट इसका ट्वाइस और थ्राइस हो जाता है। डिपेंड्स, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ट्वाइस हो रहा है या थ्राइस हो रहा है, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन है पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि कोई एक एंजाइम रिएक्शन है, वो आपका 20 डिग्री 30 डिग्री पे हो रहा है, अगर उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को 40 डिग्री पे करोगे तो रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया होगा 3 टाइम, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 टाइम, ऐसा करके, तो आंसर 2 टाइम्स। अगर ऐसा दिया गया 3 टाइम्स, 3 वाला ऑप्शन है तो 3 टाइम्स। दोनों साथ में नहीं देंगे, अगर दोनों ऑप्शन साथ में होंगे तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा ए और बी बोथ, यानी ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बाबा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय ट्वाइस और थ्राइस। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। नाउ कैटलिस्ट, 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 कैटलिस्ट affect rate immensely. Catalyst affects rate of the reaction immensely, immensely. ठीक है, catalyst affects the rate of the reaction immensely. Why? Because catalyst decreases the activation energy, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अभी जो हमने यहां पे ग्राफ बनाया था ना, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ जो था ना बेटा, उसमें ये जो हम्प आ रहा था, ये वाला हम्प, यहां से लेके यहां तक का जो ये उसने कूदी लगाई थी, यहां से यहां तक का जो कूद रहा था वो, उसको बोलते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। समझना, यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद है, थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था बेटा मैंने। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से लेके यहां तक का जो इतना जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से लेके यहां तक का जो है, इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी तक का जो है ऊपर तक का, वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट पे नहीं जाएगा, रिएक्टेंट वाला एनर्जी कम है तो वो प्रोडक्ट में जा सकता है आराम से, अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हुई तो। ये पूरा यहां से यहां तक का एनर्जी लेवल जो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जबकि यहां से यहां तक का जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। याद है ना? और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है इसको बोलते हैं डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उसके बीच का डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक। ये अगर नेगेटिव हो गया तो एक्सोथर्मिक, अगर ये डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो वो एंडोथर्मिक। ठीक है, इज इट ओके? ये समझ में आया? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। एक बार फटाफट से ऑब्जर्व कर लो, तब तक मैं मेरी प्यारी जो ये मार्कर्स हैं उनको चाय पिला देता हूं, जिससे वो सही से काम करना शुरू कर देगी।
हुईगवा, बबुआ, very nice. So that was the effect of temperature and catalyst on the reaction. So there are mainly four factors which affect rate of reaction mostly, और उसमें से आपने सेकंड फैक्टर जो था कंसंट्रेशन, उसको तो हमने भर भर के समझा, बिकॉज कंसंट्रेशन, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेडली रिलेटेड, दे आर कॉम्प्लिकेटेडली रिलेटेड विथ ईच अदर. तो वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए हमने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बताया, प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ हमने आपको ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ये सारी चीजें भी लिखना सिखाई. ठीक है, सो हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर यहां पे खत्म, आधा चैप्टर हमारा यहां पे खत्म हो चुका है. अब का आधा चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, फटाक से खत्म हो जाएगा, मगर है इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है. अब का भी यहां तक मैंने जो डिस्कशन किया अभी तक टिल नाउ, वहां से आपको डेफिनेटली इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. वो जेई हो, एनडब्ल्यूटी हो, कोई भी हो, जेई के कितने भी पेपर्स बना लिए जाए, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अब का जो पार्ट शुरू हो रहा है वहां से. ठीक है ना, दो पार्ट है मेनली, उसमें से पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया, सेकेंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. मैं टाइटल लिख रहा हूं, यहां पे टाइटल लिख रहा हूं मैं, उस टाइटल से ही हम समझ जाएंगे कि क्या हम बताना जा रहे हैं, है ना. अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे इंटीग्रेटेड रेट लो. अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे इंटीग्रेटेड रेट लो. तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, इजीली समझने के लिए इतना याद रखो, काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर आपका है ये केमिकल काइनेटिक्स, उसमें पहला पार्ट जो था वहां पे डिफरेंशिएशन था. डिफरेंशिएशन बोले तो dx बाई dt, या da बाई dt इज इक्वल टू db बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dt, ऐसा करके. रिएक्टेंट है तो माइनस माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस प्लस. ठीक है, वो क्या था, डिफरेंशिएशन था, वो डिफरेंशिएशन की कहानी थी. अब यहां पे बात आएगी इंटीग्रेशन की. डरना नहीं, डरना नहीं मेडिकल वाले बच्चों, आपको डरने की जरूरत है. इंटीग्रेशन मतलब मैं ऐसा ऐसे कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताओ, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, है ना, कि यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल लो लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसा कोई भयंकर भयंकर वाले कुछ नहीं होंगे. केमिस्ट्री है यार, ये तो सिंपल सादा आपको बताएगा कि हाँ चलो dx क्या करो, इंटीग्रेशन 0 टू x के क्वार्टर में आपको करना है, उस डोमेन में 0 टू x के डोमेन में आपको dx करना है, तो dx का x हो जाएगा, है ना. ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे. ln 1 अपॉन x क्या करो, तो ln अपॉन यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करो dx बाई dt, तो ln x हो जाएगा, यानी माइनस ln x हो जाएगा. ऐसे दो सिर्फ आपको याद रखने, कोई ज्यादा टेंशन वाला नहीं है, झंझट वाला नहीं है. बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज जो आपको मेडिकल वाले बच्चों को भी फिजिक्स में जो काम आते हैं उससे भी सिंपल वाले यहां पे इंटीग्रेटेड रो वाले आएंगे. ठीक है, चलो इंटीग्रेटेड रेट लो की बात करते हैं. उसमें नंबर 1 हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट वो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ऑर्डर्स हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. फिर भी मैं एक और ऑर्डर सिखा दूंगा, सेकंड ऑर्डर. मैं एक और ऑर्डर भी सिखा दूंगा, nth ऑर्डर. अगर nth ऑर्डर आ जाए, nth ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 नहीं, nth ऑर्डर 0 1 2 3 नहीं, कितना भी लगा लो 5 6 7 आपकी मर्जी. nth ऑर्डर के लिए भी सिखा दूंगा, एक फॉर्मूला दे दूंगा आपको, याद रख लेना. सेकंड ऑर्डर का भी फॉर्मूला में दे दूंगा, वो याद रख लेना, है ना. मगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही. और मैं तो बोल रहा हूं कि 99% 99% मैं बोल रहा हूं, याद रख लो 99%
पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाए। 1% से भी कम पॉसिबिलिटी है कि जीरोथ ऑर्डर से पूछा जाए, और 0.000% पॉसिबिलिटी होती है सेकंड या फिर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का तो, सेकंड ऑर्डर का तो भूल जाओ, जेई और नीट में तो पूछा ही नहीं जाएगा, एडवांस में पूछा जा सकता है बस सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए, है ना। जेई नीट के लिए सिर्फ जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ 2 ही ऑर्डर याद रखने, छोटे छोटे इक्वेशंस हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद रख लेना है, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कोई टेंशन वाला नहीं है, जीरोथ ऑर्डर सिखा दूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसे ही आपको, आप खुद से बना लोगे, इतना हलवा है ये, इतना इजी। बेसिक चीजें पकड़ के चलना बेटा, बेसिक चीजें जितनी भी बताता हूं मैं वो पकड़ के चलना। अभी तक बेसिक चीजें कितनी बताई बेटा मैंने? आर ओ आर इज इक्वल टू क्या होता है? डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी प्लस और डी बी बाई डी टी या डी 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 बाई डी टी। तो आपको आर ओ आर का फॉर्मूला पता है। मैंने ये भी बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आर ओ आर जो है, वो आपका कोफिशिएंट के साथ चेंज होगा। अगर ए बी सी डी का कोफिशिएंट चेंज करा तो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर ओ आर जो है वो चेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल ए का, बी का, सी का, डी का जो डिसअपियरेंस है, अपीयरेंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कोई भी कोफिशिएंट लगा लो, कितना भी कोफिशिएंट लगा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये 2 बेसिक चीजें हैं, ये दिमाग में रखना, है ना। ओवरऑल रिएक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन या फिर उसका डिकम्पोजिशन जो है, कंजम्पशन जो है, वो कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये 2 बेसिक चीजें हैं। चलो चलते हैं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए गिव्स प्रोडक्ट या फिर ए गिव्स बी। बी जो है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। चलो यहां पे बी लिख देता हूं तो थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। ए से बी चीज बन रही है, टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू टी। मैंने जब इक्विलिब्रियम सिखाया था तब भी मैंने बोला था, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सब दूर मैंने बोला था कि ये 2 स्टेप तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, और ये 2 स्टेप ही लिखने पड़ेंगे, उससे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में मैंने यहां पे 6 चीजें लिखी हुई थी, 5-6 चीजें लिखी हुई थी। इनिशियल, एट इक्विलिब्रियम मोल पर लीटर, टोटल मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, ऐसा करके मैंने पूरा 5-6 चीजों का एक लिस्टिंग बनवाया था। और मैंने बोला था कि इनिशियल याद रख लो, बाकी तो ये 2 चीजें ही काम में आने वाली है। यहां भी सिर्फ ये इनिशियल और टाइम टी वाला ही काम में आने वाला है। वहां पे एट इक्विलिब्रियम होता था, यहां पे टाइम टी होता है। टाइम टी मतलब आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 आवर्स, आफ्टर 50 आवर्स, आफ्टर 100 आवर्स, आफ्टर 100 years, whatever is the time, it would be given. Okay? ठीक है। चलो, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0। इनिशियली कुछ नहीं है, ये बना ही नहीं अभी, ये इनिशियल लिया हमने। ये आपका ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना बनेगा? एक्स जितना बनेगा। इसको बोलेंगे हम ए टी। ए टी का मतलब क्या है बेटा? एट टाइम 0 इट इज ए 0, एट टाइम टी इट इज ए टी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट सर्टेन टाइम। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद क्या होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो इस पूरे को बोलेंगे बेटा हम 80, है ना। सो डू रिमेंबर दिस, इस पूरे को मैं बोलूंगा 80। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स। डू रिमेंबर दिस बच्चा, है ना, यही है 80। कई बार वो लोग 80 बोलते हैं, कई बार ए माइनस एक्स भी बोल देते हैं, यानी ए जीरो माइनस एक्स, ए नॉट बाई एक्स। अच्छा, ये किसके बराबर लिखेंगे हम? इसको बीटी के बराबर लिखेंगे, बीटी इज इक्वल टू एक्स। किसी भी एक टाइम टी पे बी का कॉन्सेंट्रेशन बीटी। आए समझ में? इतना क्लियर हो गया सबको, है ना? ओके, चलिए अब इसका मैं रेट लो लिख रहा हूं, रेट लो लिख रहा हूं मैं, रेट इज इक्वल टू के ए, रेट इज इक्वल टू के ए, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर 0। यहां पे पावर 0 क्यों किया? क्योंकि हम जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? रेट इज इक्वल टू के। कमाल का ढक्कन गिर गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। रेट को मैं स्मॉल आर में लिख सकता हूं, ये हमारा समीकरण नंबर 1,
ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, चलो ये पहली बात आ गई, रेट इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू के बराबर हो गया, क्योंकि ये 0 होता है। अच्छा, मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, डी ए बाई डी टी, इसका कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1/1 कर दिया डी ए बाई डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू अब डी ए क्या है बेटा, डिफरेंस, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आया है वो माइनस डी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था ए नॉट माइनस एक्स माइनस इनिशियल ए नॉट ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये ए नॉट उड़ जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, ये माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे डी एक्स बाई डी टी, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू के होता है, तो अगर आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है तो वो के बराबर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, मना तो नहीं कर सकते आप, कोई मना नहीं कर सकता ना इसके लिए। तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मैंने क्या बोला था, ये dx बाई डी टी जो है वो हमारा क्या है, dx बाई डी टी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, ये हमेशा 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 dx बाई डी टी ही रहेगा, किसी एक के लिए, इस a के लिए ये ही रहने वाला है। अगर इस a का यहां पे कोफिशिएंट चेंज भी हो जाए, कोफिशिएंट चेंज भी हो जाए, फिर भी ये dx बाई डी टी रहेगा। कोई ऐसे सर खुजाएगा, अरे सर ऐसे कैसे, ऐसा कैसे, ये अगर मैंने चेंज कर दिया तब तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाने वाला है, मतलब यार सर आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बताता हूं, चलो दिखाता हूं, करते हैं प्रूफ इसको, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हा, दिस इज FYI, डरने का नहीं, हम प्रूफ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो प्रूफ करते हैं, हम जबान के पक्के हैं हम, ए टू ए गिव्स बी। चलो, हमने आपको एक चीज बता दी है कि ये हमेशा आपको दो चीजें लिखनी पड़ेगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ले लिया तो ए नॉट माइनस एक्स होगा, ये एक्स जितना बनेगा, अब ये 2 कोफिशिएंट है तो यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, अगर इसका कोफिशिएंट 3 होता तो मैं यहां पे 3 लिख देता, अगर होता तो, जो होता वो लिख देता मैं, तो ये क्या होता, ए नॉट में से 2x जितना माइनस होता, 3 में से 3x जितना होता, ऐसे क्वेश्चंस भी कराए मैंने, काफी सारे क्वेश्चंस कराए मैंने, है ना, ठीक है। अब आपको बोला ये जा रहा है कि आप इसके लिए लिखो रेट, ये वाला लिख रहा हूं, मैं ये वाला लिख रहा हूं, तो रेट आर, मैं छोटा कर देता हूं, आर इज इक्वल टू हाफ माइनस डी ए बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने इसको हाफ माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है ना, अगर प्रॉब्लम है तो घर पे रहो, प्रॉब्लम ही है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तभी सॉल्व कर देंगे। चलो ये हाफ डी ए बाई डी टी कितना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ओके, प्रोडक्ट आपका ये है और आपका ये रिएक्टेंट क्या है, ए नॉट, ये हमारा डी, डी बाई डी टी, अरे वाह, अब क्या हुआ, ए नॉट तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2x, ये माइनस, और यहां भी आगे क्या होता है, माइनस है, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी है ये, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, यस, ये 2 भी गया, ये 2 भी गया, क्या बचा, डी एक्स बाई डी टी, आ गया ना वापस, आ गया ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, आपको प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, कर दी ना हमने सॉल्व, यहां पे 2 था तो 2x लिखा मैंने, तो यहां पे क्या आएगा 2x, तो 2 तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है, तो dx बाई dt आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये कोफिशिएंट जो है वो इस इंडिविजुअल रिएक्टेंट को कोई अफेक्ट नहीं करता,
वो ओवरऑल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ओवरऑल आरओआर लिखोगे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लिखोगे आरओआर ओवरऑल, तो उसको इफेक्ट करेगा। इस इंडिविजुअल ए के कॉन्सेंट्रेशन को कोई इफेक्ट नहीं करता। अब यहां पे 2 की जगह पे 5 डाल दो, 50 डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? मैं जो बताना चाह रहा था वो दिमाग में बैठा कि नहीं? dx बाई डी टी इज इक्वल टू के होता है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के होता है। वो जीरोथ ऑर्डर के लिए के हो गया ये, क्योंकि आर इज इक्वल टू के था। आर इज इक्वल टू के है, ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के हो गया। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन था, ये हटा देता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं। और आगे चलते हैं हम इसमें। मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि क्यों ये हम ऐसा बोल रहे थे कि dx बाई डी टी रहता है। ओके, नाउ ये हमारा एक बढ़िया वाला फॉर्मूला आ गया है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, हेलो, ओके। सो वापस चलो, आ जाते हैं वापस ट्रैक पे। तो ये dx बाई डी टी जो है इज इक्वल टू के था, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू के डी टी। आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि ये मेरा डिफरेंशिएशन है, इसको मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इसको 0 टू x की लिमिट में इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t की लिमिट में। 0 टू x एंड 0 टू t। 0 टू x, 0 टू x अथवा 0 टू x का डिफरेंस और 0 टू t का डिफरेंस में मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं। dx का क्या होता है बेटा? dx का होता है x, ये x 0। अच्छा, इसमें तो k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t का क्या हो जाएगा? 0 टू t, ये 0 टू x, 0 टू t। और इसको क्या करते हो? डायरेक्ट आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया ना। ये आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस के की एक्स की जगह पे डाल दो x माइनस 0, यहां पे डाल दो आप t माइनस 0। सो x वुड बी इक्वल टू के टी। ये हमारा जो है ये तीसरा इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू के टी। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड लो, अदरवाइज इंटीग्रेटेड रेट लो। सिंपल, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इस वाले इक्वेशन को मैंने इस वाले इक्वेशन को कुड़े गेला, यस, ये रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 0 वाले इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के, पहले तो ए नॉट है तो के इज इक्वल टू रेट के बराबर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के हो गया। रेट लो क्या होता है? डीए बाई डी टी होता है। डीए बाई डी टी मतलब डिफरेंस कितना हो गया? तो ये डीएक्स बाई डी टी होगा हमेशा 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 के लिए, नॉट फॉर दी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वॉट एवर इट इज। डीएक्स बाई डी टी इज इक्वल डीएक्स बाई डी टी ही रहेगा, डीएक्स बाई आर इज इक्वल टू डीएक्स बाई डी टी रहेगा। हाँ, यहां पे अगर आर इज इक्वल टू के है तो के पुट करूंगा, यहां पे अगर आर इज इक्वल टू के प्लस समथिंग वॉट एवर कुछ भी होगा तो वो पुट करूंगा यहां पे। ये चेंज हो जाएगा, ये के चेंज होता रहेगा, के आएगा, के टी आएगा, के वॉट एवर, के नॉट आएगा, जो भी आता है ये चेंज होता रहेगा, मगर ये कभी चेंज नहीं होगा। डीएक्स बाई डी टी, टी वाले को सामने फेंक दूंगा और यहां पे डीएक्स को रखूंगा, और उसका 0 टू एक्स और 0 टू टी के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं। और इंटीग्रेशन भी फिक्स है बच्चा, एक्स और टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि रेशियो एक्स और टी का ही रहेगा ना, डीएक्स बाई डी टी रहेगा, तो आपको इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में करना है। कच्छू नहीं, इसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं।
क्लियर? ये थर्ड इक्वेशन आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो। अब इसके बेस पे, अब ये दो तीन चीजें जो मिली है उसी के बेस पे आगे आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, दो तीन और फॉर्मूलाज हम डिराइव करने वाले हैं, मगर यहां तक आपको समझ में आना चाहिए बस। ये काफी अच्छा काम हो गया यहां तक, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, यहां तक ठीक है? यस। इसको मिटा दें, चलो वहां थोड़ी जगह है तो वहां लिख देता हूं मैं, थोड़ी जगह, चलो यहां पे थोड़ी जगह है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? ये रहा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। गॉट इट? तो x की जगह पे क्या डाल देंगे हम? AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT फॉर सॉल्यूशन फेज। बे यार अच्छे से लिखो ना यार, दिख तो रहा है ना यहां पे? यस, सॉल्यूशन फेज। ये AT ए नॉट माइनस KT सॉल्यूशन फेज के लिए है। अगर सॉल्यूशन फेज बोले तो लिक्विड, लिक्विड। अगर ये गैस के लिए हो जाए, अगर गैस के लिए होता तो मैं लिखता यहां पे PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस KT। कॉन्सेंट्रेशन है तो A लिखा है हमने, और अगर प्रेशर आएगा तो वहां पे लिखेंगे P। PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस KT। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछा जाएगा। आपको मान लो क्वेश्चन कहीं पूछा गया, किसी भी क्वेश्चन में है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करोगे? ये AT जो है वो क्या है? AT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। आपको बोला जाएगा कि आफ्टर 10 मिनट्स फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा कहीं वर्ड आया, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 10 मिनट, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, वॉट। तो याद रखो ये के का वैल्यू, यानी आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा, टाइम आपको दे दिया गया 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज आल्सो गिवन, ए नॉट आपको देना पड़ेगा, ए नॉट का वैल्यू दे देंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रेट है आपका, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी दे दिया आपको, 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर करके, ऐसा कुछ भी, सेकंड इनवर्स। टी का वैल्यू दिया 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 5 मिनट, 10 मिनट। वैल्यू पुट करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से माइनस करो, प्रोडक्ट का आपको रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, जो 10 मिनट के बाद बचा होगा, 10 सेकंड के बाद बचा होगा वो। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड करा, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर बोला गया तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट मी रिमूव दिस वन, ये मिटा देता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? BT। BT इज इक्वल टू क्या है बेटा? एक्स के बराबर है ये। BT इज इक्वल टू क्या है? एक्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या? BT इज इक्वल टू KT। हो गया ना? BT इज इक्वल टू क्या हो गया? KT। एक ये और इक्वेशन बन गया, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या है? KT। अभी लिखा था ना यहाँ पे हमने, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? KT होता है। तो BT इज इक्वल टू KT। अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो 10 सेकंड और आपका K का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कर सकते हो। इज इट ओके? ये समझा कि नहीं? ओके, चलो एक और चीज, दो और चीज बताने जा रहा हूं मैं, जो भी बहुत काम की है।
फर्स्ट इज half lifetime. Half lifetime of the reaction. Half lifetime of the reaction for the zeroth order. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का ये चीज। 3 स्टार, बहुत काम की चीज। हाफ लाइफ टाइम बोले तो बेटा, हाफ लाइफ टाइम बोले तो रिएक्शन 50% खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 लिख देते हैं, या फिर इसको रिप्रेजेंट करा जाता है 50%। ऐसा टी हाफ लिखते हैं, T.5 लिखते हैं, या फिर T 50% लिखते हैं। मतलब आपका रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा होने के लिए जो टाइम लगेगा तो उसको बोला जाएगा टी हाफ। तो हम यहां पे लिख देते हैं एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, और एटी जो है वो कितना हो जाएगा, A0/2 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज एटी बेटा, व्हाट इज एटी? एटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, A0/2 जितना हो गया, इसको बोलेंगे हम हाफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब इस वाले इक्वेशन में हमें पता है ना, वी नो दैट AT इज इक्वल टू A0 माइनस AT। ये बना लिया ना हमने, ये रहा ना, है ना। तो टाइम कितना दिया, हाफ, टी हाफ है। ये AT किसके बराबर है, AT किसके बराबर है, A0/2 के बराबर है, A0 के टी हाफ। वापस से सुनना, वापस से सुनना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे इमीडिएटली। मैंने AT की जगह पे क्या डाला, A0/2। टी की जगह पे क्या डाला, टी हाफ डाल दिया। अब मुझे इस टी हाफ को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको सामने फेंको, इन दोनों को आप इसको थोड़ा आप रीअरेंज करो कि टी हाफ इज इक्वल टू, इसको सामने लेके गया मैं, तो A0/2। A0 में से A0/2 माइनस करूंगा तो A0/2 बचेगा, तो टी हाफ वुड बी व्हाट, टी हाफ वुड बी व्हाट, A0/2 के, A0/2 के। ये बहुत काम की चीज है। और यहां पे जो ये फॉर्मूला था K इज इक्वल टू, या फिर हमने लिखा था ना X इज इक्वल टू KT, ये बहुत काम की चीज है। X इज इक्वल टू KT, या फिर K इज इक्वल टू X/T, ये भी लिख सकता हूं ना मैं, K इज इक्वल टू X/T, X इज इक्वल टू KT। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। T half for the zeroth order reaction is T half is equal to A0/2K, A0/2K। डायरेक्ट याद रख लिया, बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट याद रख लो, बहुत अच्छा है। और एक ये 50% के लिए था, कितने भी परसेंट के लिए दिया जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो मान लो 75% के लिए दिया, मतलब 2/3, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, A2/3 कर देंगे, A0/2/3 बस। अच्छा, अब हम करते हैं, यहां पे हाफ लाइफ था ना, अब करते हैं फुल लाइफ। फुल लाइफ, अदरवाइज इसको ऐसा बोला जाता है लाइफ टाइम, फुल लाइफ। इसको सिंबलाइज किया जाता है टी, टी लाइफ, अदरवाइज टी फुल, अदरवाइज T 100%। टी लाइफ के लिए या टी फुल के लिए या T 100% के लिए आपको बोला जा रहा है ना। जल्दी फटाफट, तो एट T इज इक्वल टू टी क्या, टी हाफ था, उसकी जगह पे क्या करेंगे, टी फुल कर देंगे या फिर टी लाइफ कर देंगे। और तब का कॉन्सेंट्रेशन कितना, AT इज इक्वल टू कितना,
आपका एटी मतलब क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाना चाहिए, 0। एटी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, 0 के लिए। तो अगर ये 0 है तो एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी वाला फॉर्मूला था, उसमें ए नॉट जो है वो 0 हो गया, सो एटी इज इक्वल टू 0, सो के टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइफ टाइम हो गया, लाइफ टाइम। तो इसको मैं टी लाइफ टाइम क्या लिख सकता हूं, टी लाइफ टाइम किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा पूरा लाइफ खत्म होने के लिए ए नॉट बाई के, हाफ खत्म होने के लिए ए नॉट बाई 2 के, उसका भी हाफ होने के लिए ए नॉट बाई 4 के, उसका भी हाफ होगा तो ए नॉट बाई 8 के। ठीक है, बस ये चीजें फटाफट से लिख लो, और कल हम इस पे 2-3 चीजों पे और आपको फोकस कराएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे खैर इसके, मगर ये फॉर्मूलाज आप बराबर से याद रख लो। नंबर भूल चुका हूं मैं, कितना नंबर था वो, 1 2 3 4 5, ये 5th फॉर्मूला है और ये आपका 6th फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये याद रख लो, ये बहुत काम की चीज है, और वो k इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के टी था, वो काम का है। इसको बराबर से 2 बार रीड करना, बराबर से कल 2 बार रीड करके आना सब लोग, और इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, चलो बाय बाय, सायोनारा, टाटा, टेक केयर।